नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया है, इस वीडियो में हम लोग 14 से चलेंगे। तो क्वेश्चन है आपका कि अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का कारण क्या है। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सब जान चुका था कि जो अपमार्जक है वो साबुन का स्थान क्यों लिया है, जिसमें कि एक कारण आपका ये भी था कि जो अपमार्जक है वो कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। तो ये कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न क्यों करता है, इसका आंसर है आपका सी। कह रहा है कि सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जो होते हैं वो आपको लवण जल में घुलनशील होते हैं, जिसके कारण होता है कि ये जो इसके लवण जो हैं जल में घुलकर भी ये झाग उत्पन्न पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए, कर है कठोर जल में उपस्थित क्या रहता है आपका, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, या कार्बोनेट या सल्फेट होता है। ठीक है, यही चीज़ होता है, ज़्यादातर कार्बोनेट होता है। तो कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं वो कह रहा है कि अवक्षेप नहीं बनाते हैं, जिसके कारण यह खुद झाग दे देता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है आपसे कि चूने के जल में क्या होता है। यहाँ चूने के जल है भाई, तो चूने के जल जिसको हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आपका COH का होल ट्वाइस, अर्थात बोलने का मतलब है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखिए, जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। कभी कभी रासायनिक नाम और उसका उपयोगी नाम पूछ देता है एग्जाम में आपसे। तो ये जो है कास्टिक सोडा जो है ये किसका है, आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र है। अब इसी में देखिए, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग दाहक सोडा के नाम से भी जानते हैं, जिसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। ठीक है, या रंग में भी इसका यूज होता है। यहाँ कुछ ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका सोडियम कार्बोनेट है, तो इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं धोवन सोडा। जो आपको अभी हम लोगों ने पढ़ रहा था कि अपमार्जक जो होते हैं वो आपका धोवन सोडा ही होता है, जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। और कैल्शियम क्लोराइड जो है ये आपका कैल्शियम के लवण हो गए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। कह रहा है वायु के नमूने में क्या है। तो ठीक है, तो वायु में क्या क्या अवयव है आपका, तो इसमें अक्रिय गैस भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आपका जलवाष्प भी है, सब इसमें शामिल है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वायु के अवयव हैं या नमूने के रूप में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक चीज़ है, यहाँ पर हम लोगों को जानना होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है आपको, तो नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। क्लियर है। और अगर पूछे कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, तो वो है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे ये कर रहा है वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है। देखिए आगे आपका ये क्वेश्चन इस पे तो कर रहा है कि ये जो है कह रहा है कि वायु में गैसों का अनुपात जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, लेकिन 78% लगभग नाइट्रोजन है, एक एवरेज दिया हुआ है आपका। तो 78% आपका नाइट्रोजन होता है। फिर आपका 20% जो है वो ऑक्सीजन, 21% चले जाएंगे, 20.93 है, 21% पे हम लोग जाते हैं इसको लेकर। तो 21% ऑक्सीजन है और आपका 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और ऑर्गन जो है वो आपका 0.93% है। ठीक है, और इसके अलावा जितनी भी गैसें हैं आपको 100% में से जो भी बची बाकी का उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम से निकाला जाता है। तो देखिए, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तेल में अगर हम लोग उसमें हाइड्रोजन डाल के निकाल दें तो क्या हो जाएगा, आपका वनस्पति घी बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब हाइड्रोजन आपका उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजनीकरण। आइए हम लोग ऐसे इसका आंसर देखते हैं क्या दे रहा है भाई, इसका व्याख्या भी देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। तो देखिए आपका कह रहा है कि हाइड्रोजनीकरण ही इसका सही जवाब है ए। कह रहा है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से खाद्य तेलों की वनस्पति घी के रूप में बदला जाता है। अब कुछ इसका एक दो अप्रूव दिया, जैसे कि आसवन विधि से क्या होता है, तो जल का शुद्धिकरण होता है। जैसे कि जो भी आपका अशुद्ध रहता है वो आपको क्वथनांक से क्या होता है, ऊपर हो जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डिस्टिलेशन। ठीक है, तो डिस्टिल वाटर भी किससे बनता है, आसवन विधि से, जिसको हम लोग जल का शुद्ध रूप मानते हैं। दूसरा देखिए आपका रवाकरण, जिसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका, ये है छानने के बाद जो है ये आपको क्या किया जाता है, इस विधि में रावेदार ठोस को पदार्थ के घोल में गर्म करके छान लिया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग रवाकरण कहते हैं। अब छानने के बाद जो घोल को धीरे धीरे ठंडा करने के बाद क्या होता है, रवादार ठोस जो है वो रवा के रूप में अलग हो जाता है, जो कि आपको इसका एक एग्जाम्पल है CuSO4 को उसके घोल से अलग करना। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन यहाँ पर है, आंसर हम लोग आते हैं बाद में देखेंगे। कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जंग क्या बनने में लग जाती है, ठीक है। ये बचने की बात नहीं कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा ये लगता है तो उसमें क्या बनता है, तो ऑक्साइड बनते हैं और उसके हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। जल के साथ जब करेगा तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, बेसिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि एसिड है तो बेसिक नेचर का ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपका फेरस और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का मिश्रण बनाएगा जंग जब लग जाता है तो, ठीक है। और जंग जब लगता है तो आपका उसका जो भार होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए पढ़ते हैं, कह रहा है लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड के मिश्रण के कारण होता है, ठीक है। जो आपका परत परतदार जो लग जाता है लोहे में जंग, वो आपका फेरस और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड होती है, ठीक है। अब यह कह रहा है कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को आप सभी अच्छे तरह से जानते होंगे कि रासायनिक परिवर्तन जो है वो पुनः अवस्था में पूर्व अवस्था में नहीं आ सकती है, लेकिन भौतिक है जो है वो आ सकता है, ठीक है। तो रासायनिक का उदाहरण कौन कौन सा है ये देख लीजिए आप। तो दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना और लोहे का जंग लगना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, आपका रासायनिक परिवर्तन। और देखिए यहाँ पर लोहे का जंग लगना एक क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है आपका आकर, फेरस के साथ ऑक्सीजन का मात्रा इसमें बढ़ेगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। अब कह रहा है लोहे को जंग लगाने से इसका वजन बढ़ जाता है, जो हमने शुरू में बताया कि बढ़ेगा। और इसका कह रहा है कि इस जंग से बचने के लिए एक और चीज़ किया जाता है, जस्ता का लेप किया जा सकता है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण, ठीक है, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं या जस्तीकरण बोलते हैं। और एक और हम लोग काम करते हैं पेंट करके, ठीक है। तो पेंट करके भी हम लोग लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं, कह रहा है कि हीरा जो है रासायनिक तौर पर हीरा जो है वो क्या है, ठीक है, मैंने रासायनिक स्तर पे बताना है क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो है कार्बन का 2 अप्रूप होता है, कौन कौन सा, हीरा और ग्रेफाइट। तो वो क्या है, आपका कार्बन का ही एक रूप है, लेकिन वो शुद्ध कार्बन का एक रूप बोल सकते हैं। आइए व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है आपका कि रासायनिक रूप से हीरा शुद्ध कार्बन है जो कार्बन का अपरूप है, कार्बन का 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है, ठीक है। तो वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है, तो ये है ऑक्सीजन को तनु करती है कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है, ठीक है। ये जो है ऑक्सीजन को मोर रिएक्टिव बनाता है, एक भाषा में बोल सकते हैं आप लोग। तो कह रहा है कि वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करता है जो शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील होता है, ठीक है। ये जो है रिएक्टिव का काम करता है, एक रिएक्टेंट का काम करता है। अब कह रहे हैं नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में भरने तथा द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में भी आपको भोज्य पदार्थों को जमने तथा निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो जो ये जो है ऑपरेशन वगैरह में भी काम आता है, या किसी भी चीज़ को कंजर्व करने में भी जो है वो द्रव नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। ये है इसका नाइट्रोजन का यूज, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आइए आप लोग का ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन कि 2 विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए आइसोटोनिक कब बोलेंगे, जब इसका प्रसारण दाब जो है वो समान हो, ठीक है। जैसे कि एक होता है एक लिक्विड जिसमें डेंसिटी जिसका ज़्यादा हो, तो क्या होता है कि वो कम डेंसिटी वालों को अलग कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है कि ये जो है आइसोटोनिक तब बोलेंगे जब दोनों का परासरण जो है, जिसको हम लोग आइस्मोटिक बोलते हैं, वो दोनों दाब क्या हो, समान हो, ठीक है। तो उन्हें हम लोग आइसोटोनिक बोलेंगे, ठीक है। तो विलयन के शब्द में आइसोटोनिक शब्द कब यूज होता है, ये होता है परासरण के रूप में, ठीक है। चलिए आपका ए ऑप्शन हम ले लेते हैं। आगे कह रहा है कि गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस के रूप में कौन सा होता है, तो ये तो सबने पढ़ा होगा कि उस पर क्या लिखा रहता है भाई, एलपीजी, ठीक है। एलपीजी का मतलब क्या हुआ, वो एक तरह का लिक्विड है, ठीक है, लिक्विफाइड होता है। तो लिक्विफाइड कहने का मतलब कि वो एक तरल पदार्थ है, ठीक है। तो कह रहा है कि गैस एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस जो यूज करते हैं उसमें लिक्विड अवस्था में रहता है। ठोस के आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ये तो सबको पता होगा भाई, उसके आकार और आकृति में परिवर्तन नहीं होते हैं।
अब कह रहा है कि इसमें इंटरमोलिकुलर को अंतराणविक बल जिसको हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं वो बहुत काफ़ी होता है, जो कि किसी भी अवस्था में छोड़ देते हैं तो उसी अवस्था में बना रहता है, जिसका मुख्य कारण है। और उसी के जस्ट अपोजिट होता है द्रव, ठीक है। तो द्रव जो है वो क्या होता है कि आपका द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आयतन आपका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होती है, ठीक है। और इसका इंटरमोलिक्यूलर जो है वो वीक होता है। तो वीक होता है इसका मतलब जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी आकृति का बन जाता है, उसी आकार का बन जाता है, ठीक है। और गैस का तो कहना नहीं है भाई, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। उसको जितना चाहेंगे दबा के छोटा कर दीजिए और बढ़ाकर उसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो वो आपका गैस का जो है आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाएंगे, ठीक है। वो हो जाएगा आपका क्यों? क्योंकि उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं जिसको हम लोग अंतराणविक बल बोलते हैं वो आपका बहुत ही कम मतलब नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। अब कर है बिलियन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को घोल या बिलियन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो सब डिफिनेशन की बात है। चलिए आगे ये कर रसोई गैस किसका उदाहरण होता है, ठीक है। जैसे ऊपर हम लोगों ने एलपीजी के बारे में पढ़ा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कभी लोग गलती से मार देते हैं आपको लिक्विड मार देते हैं, ठीक है। R4 मार देते हैं लिक्विड, कभी नहीं कीजिएगा वैसा गलती। एलपीजी का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो बीपीएससी और इसमें नहीं आया है, लेकिन रेलवे के जितना भी एग्जाम होता है उसका ये इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है एलपीजी का। तो इसमें देखिए दो तरह की गैसें मिलेंगी आपको, कौन कौन? आपको ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है इसमें गैस के रूप में। और कह रहा है कि इसमें जो होता है इथाइल मरकेप्टन जो होता है वो गंध के लिए डाला जाता है। जैसे गैस लीकेज करता है तो हम लोग को एक विशेष प्रकार की गंध महसूस होने लगती है, तो वो डाला जाता है कि कौन सी गैस? इथाइल मरकेप्टन, ठीक है, C2H5SH। इसको मिला देने पर एक विशेष प्रकार की तीखा गंध होता है। इसका कार्य क्या है इथाइल मरकेप्टन का? कि ये गैस जब लीक करेगा तो हम लोग को बहुत जल्दी से गंध महसूस हो जाएगा कि गैस निकल रही है, ठीक है। अब जो इसमें मीथेन जो है, मीथेन को हम लोग मार्स गैस या दलदल या जो आपको कीचड़ में जो होता है ये आपको वहां से निकलती है मीथेन गैस, जिसको हम लोग मार्स गैस के इसीलिए मार्स गैस भी इसको बोला जाता है। तो ये जो है आपको धान के खेतों में अक्सर ये निकलती हुई नजर आएगी, ठीक है। कौन सा? मीथेन गैस। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर और गैस की बात हो रही है, तो एक और गैस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं जब आपका है CNG, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और उसके बाद है आपका CNG में देखिए सबसे अधिक क्या होता है आपका? मीथेन होता है, ठीक है। और आपका LPG में क्या होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ ध्यान दीजिएगा, CNG में आपका प्रमुख रूप से मीथेन और आपका LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन। इसके अतिरिक्त इसमें इथेन और प्रोपेन भी और ब्यूटेन भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से CNG में मीथेन होगी, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक गैस जो है नेचुरल गैस, उसमें सबसे अधिक मात्रा में उसमें भी क्या होता है आपका? मीथेन ही होता है, ठीक है। और अब आते हैं बायोगैस की बात कर लिया जाए तो बायोगैस में भी आपको क्या होगा? मीथेन ही सबसे ज़्यादा निकलता है। यह तो बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जितनी भी गैसें हैं जिसका हम लोग डेली लाइफ में यूज़ है यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया। आइए 25 क्वेश्चन देखिए करा है कि अवरख क्या है, ठीक है। तो अवरख जो है एक तरह उष्मा और, ठीक है, चालक का बहुत ही, विद्युत का कुछ चालक होता है, बैड कंडक्टर होता है, लेकिन उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। तो ये आपका डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। उष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का खराब कुचालक होता है। जैसे कि खराब कुचालक होने के कारण हम लोग इसका क्या यूज़ करते हैं? तो हीटिंग में काम करते हैं। जो हम लोग आयरन वगैरह प्लेट में लगा रहता है वो आपका यही है अवरख का, जो कि आपको उसमें आइसोलेट किया जाता है, जो हीट होता है। तो ये खराब चालक होते हुए भी ये क्या करता है? आपको हीट धीरे धीरे होता है और लंबे समय तक रहता है, ठीक है। तो इसीलिए अवरख का यूज़ किया जाता है जो हम लोग आयरन करते हैं, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम कैसे पदार्थ हैं। तो ये तो सबने पढ़ा होगा कि एंजाइम जो है एक कार्बनिक पदार्थ होता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन के अनुसार कह रहा है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलने का काम करता है आपका एंजाइम, ठीक है। एंजाइम जो ही है एक ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर को अच्छी तरह से नियंत्रित रखने में सहायक सिद्ध होता है, ठीक है। अगर इसका संतुलन खराब होती है तो मुझे बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है हम सभी को। तो
एंजाइम का मेन काम क्या है कि कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते रहना, और यही जो होता है सही से वर्क नहीं करता है तो होता क्या है कि हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है उसको खराब कर देती है, ठीक है, जिसके कारण की तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। अब कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, कह रहा है कि बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैसें होती है। तो ये तो सबको पता है, अभी भी पढ़ा आप लोगों ने कि अक्रिय गैस भरी जाती है या फिर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो बिजली बल्ब के अंदर जो है वो नाइट्रोजन गैस होता है, या इसके अंदर अक्रिय गैस ऑर्गन होती है। और जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस धातु की बनी होती है, तो टंगस्टन की बनी होती है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कर है आपका, कभी कभी यह देखा गया है कि हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाती है, टूट जाती है। इसका कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर आंसर आपका दे रहा है कि खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। तो इसका तो सही बात है, जब आपको कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसकी अणुएं काफ़ी तेजी से मूव करती है, ठीक है, तेजी से मूव करेगी। तो ये क्या करेगा कि अगल बगल की जो दीवारें होंगी उस पर ये ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, जिसके कारण से कि अब गर्म चीज़ डालेंगे तो ये सभी तरफ प्रेशर डालना चालू करता है। तो ये क्या होता है आपको कि दाब अधिक उत्पन्न करता है, जिसके कारण कि ये चटक जाती है। इसका एक रीजन और भी बोल सकते हैं आप लोग कि इसमें जो होता है हीट के कारण, तो आप सभी को पता होगा कि आपको दो तीन चीज़ें जो है वो परिवर्तित होगी, जैसे कि हर समय के साथ बदलता है क्या आपका, तो एक तो बदलेगा आपका लीनियर एक्सप्रेशन होता है, लीनियर मतलब कहने का मतलब रैखिक बदलाव होती है, फिर आपका क्षेत्रीय बदलाव होता है और एक आयतनिक बदलाव होता है, मतलब तीन तरह की बदलाव होती है। तो इस तरह से ये जो गर्म चीज़ें होती है वो क्या करती है कि आपको परिवर्तन लाना चाहेगी, तो वो अचानक से गर्म करने पर वो भी क्या होता है कि अचानक से आयतन में परिवर्तन होने से वो भी क्रैक कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपके ऑप्शन के अनुसार है, यहाँ है आपका कि खोलते हुए द्रव जो है सबसे बड़ा फैक्ट है कि वो अधिक दाब उत्पन्न करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए वजन लोहे से क्या होता है। तो ये तो अभी पढ़ा आप लोगों ने भाई, जिसमें जंग लग जाता है वो आपका वजन बढ़ जाता है, कारण कि फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बना लेती है वो, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड बना लेती है। क्लियर है। अब देखिए कर रहा है अगला क्वेश्चन कि परम शून्य ताप क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है परम शून्य ताप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है बहुत बार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो परम शून्य ताप का एक ही परिभाषा है कि वह न्यूनतम तापमान होता है जो आपका संभव तापमान होता है सैद्धांतिक तौर से, उसको हम लोग बोले हैं परम शून्य ताप, ठीक है। मतलब कि न्यूनतम ताप जो संभव है वो उसको बोला गया है परम शून्य ताप, मतलब कि अब उससे ज़्यादा नहीं है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम ये होता है। जिसका कि देखिए बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी दे दिया है, जिसका कि मान कितना है -273 डिग्री सी है, ठीक है। तो ये आपको परम ताप पैमाना कहलाता है, जिसका कि वो आपका -273 डिग्री सी लास्ट टेम्परेचर है, ठीक है, न्यूनतम संभव आपका तापमान है न्यूनतम, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। 31 क्वेश्चन देखिए करें कि ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वो कह रहा है कि क्या होता है, तो कार्बन तो आपका जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। और जब हाइड्रोजन जलेगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ करके आपको जल बनाएगा, जल वाष्प बना लेगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वही कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है, और कोई विशेष बात नहीं है नहीं। जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कार्बन जलेगी तो क्या होगा आपका, वो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगी, ठीक है। और जब आपका हाइड्रोजन जब जलेगा ऑक्सीजन के साथ जो जल बनाती है तो आपका जल वाष्प हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। फिर से वही क्वेश्चन आया आपका, नाइट्रोजन है जो 78% के आसपास पाई जाती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बाकी कोई पढ़ने की चीज़ है नहीं, जैसे कि चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए
ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा जब हम लोग जंग लगने की बात कर रहे थे, उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं या जस्तीकरण भी इसका एक और नाम है, ठीक है। तो इसको हम लोग जस्तीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस प्रक्रिया से हम लोग जंग लगने से लोहे को बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए आपका क्या है, एक गलवनीकरण होता है और एक आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है और एक आपका वल्कनीकरण होता है। ये 2-3 प्रक्रियाएं हैं जो बहुत बार यूज होती है। तो गैल्वेनीकरण क्या है, आपको एक तरह की परत चढ़ाई जाती है इसमें। अब दूसरा जो है ये विद्युत लेपन विधि से होता है। इसमें क्या होता है कि निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने के लिए, उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। बताया अभी कि 2 प्रक्रिया, जो कि आपका एक गैल्वेनाइजेशन होता है, जस्तीकरण, जिसमें जस्ता चढ़ती है, और एक होता है इलेक्ट्रो प्लेटिंग, ठीक है। तो इसमें विद्युत लेपन होता है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से किया जाता है। और एक होता है आपका बल्कनीकरण, ठीक है। तो ये जिसको हम लोग बल्कनाइजेशन बोलते हैं। तो ये होता है आपका, इसमें रबड़ बनती है। इस विधि से क्या होता है, बल्कनीकरण से आपका ये रबड़ बनती है, जिसमें कि आपका सल्फर को मिश्रित करने की प्रक्रिया को बल्कनीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आते हैं अगले क्वेश्चन 34 नंबर, देखिए कर है कि पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्यतः रासायनिक पदार्थ कौन सी पाई जाती है। तो देखिए कैल्शियम और फास्फोरस, ये 2 चीज तो हमारे शरीर की प्रमुख तत्व हैं जो हड्डियों में पाई जाती है। तो इसमें सीधे से याद रखेंगे हम लोग कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा रासायनिक रूप में शुष्क हिम, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, तो वो क्या होता है आपका, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला गया है शुष्क बर्फ या ड्राई आइस या शुष्क हिम बोला गया है, ठीक है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो रेफ्रिजरेशन में होता है, ठंडक या शीतक के रूप में बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है सामान्य वस्तु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाले गैस कौन सी है आपका, तो है आपको क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन गैस उपस्थित सामान्य वायु में नहीं होता है। बाकी जो है आपका नियोन है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है और हीलियम है, ठीक है। लेकिन क्लोरीन जो है वो मुक्त अवस्था में हमारे वातावरण में नहीं है, ठीक है। ध्यान देने की बात है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है आपका उत्प्रेरक क्या है। तो सभी को पता है उत्प्रेरक वो चीज होता है जो आपको रासायनिक अभिक्रिया को स्पीड को बढ़ा दे या फिर घटा दे, ठीक है। तो बढ़ा दे या घटा दे, या कहने का मतलब है कि चाल को बदल दे, ठीक है। तो आपको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। इसका दोनों काम है, अभिक्रिया को बढ़ाना और अभिक्रिया को घटाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कैटलिस्ट हो गया। अब चलिए आगे है कार्बन का न्यूनतम मात्रा किसमें होती है, ठीक है। तो जो आपका सबसे पिटवा लोहा है, इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो बहुत कम होती है। तो जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो लोहा आपको शुद्ध माना जाएगा, ठीक है। तो आपका सबसे शुद्ध लोहा कौन सा हो जाएगा, पिटवा लोहा, या कार्बन की मात्रा न्यूनतम होगी पिटवे लोहे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि कोयले में, अगला क्वेश्चन है आपका, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने में से बनने वाला मार्स गैस क्या होता है। तो ये तो देखिए आपको ऐसे ही कह दिया। मार्स गैस किसको बोलते हैं हम लोग भाई, तो मीथेन को बोलते हैं। पीछे ही पढ़े आप लोग कि जो धान की खेत में निकलती है वो मीथेन गैस होती है, और ये कीचड़ से निकलता है जिसके कारण हम लोग इसको मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले अम्ल क्या है। तो ये तो सबको पता है कि इसमें कौन सा अम्ल होता है, आपको ये जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल यूज होता है, ठीक है। ये आपको सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या होता है, मेरे पेट के अंदर होती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। आगे है आपका कि बैटरियों के इस्तेमाल में होने वाले जो होते हैं वो क्या है आपका, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। और कह रहा है एसिटिक एसिड सिरिका में पाया जाता है, अर्थात सिरिका का जो होता है वो एक नेम होता है क्या, उसको हम लोग एक नाम भी दिया गया है, जो रासायनिक नाम है आपका सिरिका का एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल जो है वो क्या है आपका, इक्वारेजिया का एक पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। करें सिरिका की
प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है भाई, तो देखिए अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो एसिटिक एसिड है वो आपका सिरिका होता है, ठीक है। तो सिरिका का प्राकृतिक अम्लीय होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नींबू का रहे तथा संतरे में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो आपका पाया जाता है साइट्रिक एसिड, ठीक है। साइट्रिक एसिड नींबू और संतरे में, खट्टे पदार्थों में पाई जाती है, ठीक है। एसिटिक एसिड पढ़ ही लिए आप लोग। देखिए आपका जो है ये जैसे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी खट्टा चीज़ है, तो आपका टार्टरिक एसिड है। और एक एसिटिक एसिड पढ़ ही लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ लिया। आप लोग कमेंट करके बताना है। ये देखिए ऑक्सैलिक एसिड जो है ये किस चीज़ में पाई जाती है, आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है। चलिए बहुत आप लोगों ने भी पढ़ा है, तो आइए अब थोड़ा सा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अग्रसर होते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन, जिसको हम लोग प्यूरिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, कर निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होता है। तो देखिए क्लोरीनीकरण जो होता है वो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि क्लोरीन का यूज क्या होता है, आपका जल को शुद्ध करने में होता है, ठीक है। तो वही है आपका क्लोरीनीकरण के द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। अब चलिए आगे कह रहा है कि शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन सा है। तो देखिए भाई ये तो भाई जितने भी आपको शराब बनती है वो क्या है, आपका किण्वन विधि से ही बनती है, ठीक है। अर्थात फर्मेंटेशन मेथड से बनती है। तो वो जो होता है ईस्ट की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पर वो क्या होगा, एक तरह का अल्कोहल होगा, और वो जो होगा मिथिल नहीं बल्कि आपका इथिल अल्कोहल होती है, ठीक है। तो ये जो होगा शर्करा किण्वन के पश्चात जो है वो इथाइल या फिर हम लोग इथिल अल्कोहल दोनों बोलते हैं, आपका एथाइल अल्कोहल बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फॉर्मेटेशन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये कह रहा है आपका कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक जटिल पदार्थ एंजाइम द्वारा सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन कहते हैं या फिर फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो फर्मेंटेशन होता किसके बीच में है, देखिए यहाँ पर है आपका ईस्ट की उपस्थिति में होता है, जो आपका इन्वर्टेज होता है। और इसके साथ साथ तो यहाँ पर कोई भी शर्करा जो होता है ईस्ट की उपस्थिति में क्या होता है, आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाती है। और फिर यही क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होती है वो आपको इसी ईस्ट और जाइमेज की उपस्थिति में क्या होता है, आपका इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। चलिए अब फटाफट से आइए अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है यौगिकीकरण का अर्थ क्या है, मतलब नाइट्रोजन यौगिकीकरण से क्या तात्पर्य है। तो इसमें जो है कह रहा है कि, तो ये तो नाम से ही लग रहा है कि नाइट्रोजन का यौगिकीकरण क्या है, आपको नाइट्रोजन को वायुमंडल से अलग करके दिखाना। तो यही है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तित करना ही हमारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण है। मतलब नाइट्रोजन को यौगिक बना देना है, फिक्सेशन कर देना है, तो वह आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिक में हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी क्या कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो कास्ट जो होता है वायु की अनुपस्थिति में होती है, ठीक है। वायु की अनुपस्थिति में जब हम लोग जलाएंगे तो मेरा कास्ट कोयला निकलेगा। जैसे कि अगर हम लोग लकड़ी को वायु की पूर्ण अवस्था में जलाते हैं तो मेरा क्या निकलता है, कोयला निकलता है, देखे होंगे एकदम, या फिर राख टाइप का जो बनता है वो भी बोल सकते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि अभिक्रिया जो होती है, जलन दहन जो होती है वो दो तरह से करा सकते हैं हम लोग, एक वायु की उपस्थिति में और एक वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो जो वायु के अनुपस्थिति में होता है आपका कास्ट कोयला बनता है, या फिर इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं चारकोल, ठीक है। चारकोल भी कहाँ बनती है, आपको वायु की अनुपस्थिति में ही बनती है, जिसको हम लोग अलकतरा बोलते हैं, ठीक है, देहाती भाषा में। तो वह है कास्ट कोयला बनाने के लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जलानी पड़ेगी। आगे देखिए कर रहा है आपका 47 क्वेश्चन पढ़िए। कर रहा है कि जंतु चारकोल प्राप्त होते हैं कहाँ से। तो जंतु नाम से ही लग रहा है, तो जंतुओं की हड्डी के जलने से जो निकलेगी वो हमारा जंतु चारकोल हो जाएगा, ठीक है। जैसे लकड़ी का था, लकड़ी जलाने पे तो हम लोग क्या करेंगे
वायु की अनुपस्थिति में यहाँ पर उपस्थिति भी आपका ऑप्शन है, ठीक है, वायु के संपर्क में अर्थात उपस्थिति भी है, और एक आपका अनुपस्थिति है। तो ठीक है, तो जैसे हम लोग लकड़ी का चारकोल अनुपस्थिति में निकाले उसी तरह से वायु का भी निकालेंगे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मिलता जुलता है आपका उससे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग 48 क्वेश्चन पे आइए। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपका, कह रहा है कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत या प्रत्यस्थ या इलास्टिक जिसको हम लोग बोलते हैं बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो बनती है गलवनीकरण मेथड जो होती है, जो टायर बनाने में यूज होता है या रबर बनाने में, वो क्या होता है आपका, उसमें सल्फर का यूज किया जाता है। तो सल्फर के गलवनीकरण या फिर आपका उसमें बोल सकते हैं जैसे उपयोग होता है आपका कहाँ कहाँ वो मेथड, तो आपको टायर बनाने में, रबर बनाने में, ठीक है, तो इलास्टिक और मजबूत बनाने के लिए सल्फर का गलवनीकरण कर सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढक कर रखा जाता है, ठीक है। इसका मुख्य रीजन क्या है, इसका मुख्य रीजन यही है आपका कि प्लेट पर जो सिल्वर होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि आपको एक बहुत ही संवेदनशील चीज होती है, तो उसको होता है क्या कि आपको जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि उसको प्रकाश के संपर्क से बचाने के लिए जो है उसे काला कागज से ढक कर रखा जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें मिलेगा काला कागज से उसे प्रकाश से संपर्क नहीं होने देने के लिए आपको इसमें हम लोग प्लेट पर सिल्वर प्लेट पर जो होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड लगा रहता है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है कि क्लोरीकरण जो है वो क्या है। तो अभी पढ़ा हम लोगों ने, क्लोरीकरण जो होता है वो जल के शुद्धिकरण के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आपका क्लोरीकरण जो है वो हो जाएगा जल, अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालकर शुद्ध करना आपका क्लोरीकरण होता है। तो आज के लिए बस हम लोग 50 क्वेश्चन ही रखते हैं, बाकी जो है क्वेश्चन आपको 51 से अगले क्लास में मिलेगी। एक चीज देख रहे हैं, फिजिक्स के क्लास को आप लोगों द्वारा इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि देखिए जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग आसान ना समझें, ठीक है। क्योंकि आपने अगर नहीं देखा है फिजिक्स का क्वेश्चन तो आप एक बार प्लीज़ जाइए और देखिए, आपको उससे अनुमान लगेगा कि हम उसमें कितने सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका चैप्टर होता है, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस ही आसान होती है, ठीक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिलेंगे, नई सीख देगी। इसलिए प्लीज़ आप लोग जितने ज़्यादा पढ़िएगा उतना ही रिजल्ट की आप सभी का चांस बनी रहेगी, ठीक है। तो हम इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा कि CDPO का सेट बहुत जल्द आप सभी को एक और मिलने वाला है, तो उसको बहुत जल्द अपलोड करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।